हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने केमिकल काइनेटिक्स के कुछ जनरल पॉइंट समझे थे, जिसमें हमने आपको अपक्रिया की दर, अपक्रिया की कोटि, अपक्रिया की आणविकता और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताए थे। जल्दी से उनका फास्ट टाइम में रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे के पॉइंटों को क्लियर करते हैं। और सबसे पहले हमने बताया था अपक्रिया की दर क्या होती है। तो अपक्रिया की दर के लिए हमने बताया था कि वेग किसी भी अपक्रिया के कारक अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है। अपक्रिया की दर, अपक्रिया की दर जो होती है dx अपॉन dt, मतलब एकांक समय में कारक के अणुओं की सांद्रता में हुआ परिवर्तन ही उस अपक्रिया की क्या कहलाती थी, दर कहलाती थी। और इसका मात्रक क्या होता था, इसका मात्रक होता था मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद हमने बात की थी आणविकता क्या होती है, कोटि क्या होती है। आणविकता भी बताया था कि वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। एक रिएक्शन भी बताई थी, जैसे A प्लस बी और इससे C प्लस डी बन रहा है। तो यहाँ पे अपक्रिया की दर जो डिपेंड करेगी वो प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B। इसे हम 1 मान लें तो यहाँ पे अपक्रिया की कोटि की आणविकता क्या होगी, आणविकता जो होगी अपक्रिया की वो हो जाएगी 2। यदि इनके x मोल यूज हुए हैं, इनके y मोल यूज हुए हैं, तो हम यहाँ पे x y करके एक्टिव मास में दिखा सकते हैं और यहाँ पे x प्लस y आणविकता की क्या हो जाती, अपक्रिया की क्या हो जाती है, आणविकता। आणविकता के प्रकार भी बताए थे, प्रथम एक अणु, द्विअणु, त्रिअणु, बहुअणु। इसके बाद कोटि की बात की थी। कोटि क्या था कि किसी भी अपक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनके सांद्रण परिवर्तन से अपक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, अपक्रिया की कोटि कहलाती है। कोटि के भी प्रकार भी समझे थे कि कोटि के प्रकार कितने होते हैं। प्रथम कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि की अपक्रिया से स्टार्ट किया था। फर्स्ट था शून्य कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि की अपक्रिया। सेकंड था प्रथम कोटि की अपक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड था द्वितीय कोटि की अपक्रिया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फोर्थ था तृतीय कोटि की अपक्रिया। फिर इसके बाद हमने बात की थी वेग स्थिरांक की। वेग स्थिरांक के लिए हमने बात किया था शून्य कोटि की अपक्रिया क्या होती थी, ऐसी अपक्रिया जिसमें वेग मतलब जो अपक्रिया का वेग है वो किसी भी कारक के किसी भी अणु के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। मतलब कि dx अपॉन dt जो होता था वो प्रोपोर्शनल होता था k की पावर 0। मतलब किसी भी सांद्रण पर कारक कोई भी है तो उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता था। तो यहाँ से लिख सकते थे कि dx अपॉन dt इक्वल हो जाता था k क्या था, वेग स्थिरांक। इसलिए यहाँ से वेग स्थिरांक का जो फार्मूला निकल के आता था वो हो जाता था इसके लिए मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ये था प्रथम शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। इसके बाद बात की थी हमने प्रथम कोटि की अपक्रिया। प्रथम कोटि की अपक्रिया मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी अपक्रिया का जो दर है या अपक्रिया का जो वेग है वो किसी एक अपकारक की सांद्रता पर निर्भर करता हो। तो किसी एक अपकारक की सांद्रता पर निर्भर करता हो मतलब एक्टिव मास 1 की पावर 1 1 पर निर्भर करता होगा तो 1। यहाँ से इसके लिए हमने वेग स्थिरांक का मात्रक निकाला था dx अपॉन dt इक्वल k इनटू एक्टिव मास ऑफ A। यहाँ से हम कह सकते हैं कि dx अपॉन dt मतलब क्या था, अपक्रिया की दर थी, इसका मात्रक होता है मोल। यहाँ से k इक्वल लिख सकते हैं dx अपॉन dt अपॉन में एक्टिव मास ऑफ A। dx अपॉन dt का मात्रक होता था मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड या प्रति मिनट, कुछ भी हो सकता है टाइम जिसमें दिया जाएगा। और एक्टिव मास ऑफ A मतलब ये सांद्रता है, सांद्रता का मात्रक भी क्या होगा, मोल प्रति लीटर। सक्रिय द्रव्यमात्रा उसका मात्रक होता मोल प्रति लीटर, घट जाएगा तो यहाँ से प्रति सेकंड आएगा। प्रति सेकंड मतलब प्रति समय लिख सकते हैं, जैसे समय इनवर्स। जो प्रथम कोटि की वेग स्थिरांक का मात्रक होता था वो क्या आता था, समय इनवर्स। इसी तरह हमने द्वितीय कोटि की अपक्रिया के लिए भी निकाला। द्वितीय कोटि की अपक्रिया के लिए मतलब कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अपक्रिया का जो वेग हो वो अपकारक के दो अणुओं के सांद्रण परिवर्तन से परिवर्तित हो रहा हो। तो अपकारक के दो अणुओं से हो रहा है मतलब कि इसकी पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से लिख सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल k स्क्वायर। यहाँ से k इक्वल हो जाएगा dx अपॉन dt अपॉन में एक्टिव मास ऑफ A स्क्वायर। यहाँ से dx अपॉन dt का मात्रक जानते हैं मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। 1 यहाँ से
कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ये हो जाता है इसका मतलब द्वितीय की अपक्रिया का। इसके बाद ऐसे द्वितीय की अपक्रिया के लिए निकाल लिए थे, ये सब हो गया था, ये आपको पिछली क्लास में बता दिया है। इसके बाद बात किए थे हम लोग प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला क्या होता था। तो प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला मात्रक तो पता है, समय इनवर्स होता है, फार्मूला इसका क्या था, तो k इक्वल हमने पढ़ रखा था 2.303 अपॉन में RT, सॉरी 2.303 अपॉन में T log a अपॉन में a माइनस x, जहां आपने बताया था ये क्या था, स्मॉल a प्रारंभिक मात्रा या प्रारंभिक सांद्रता थी, x विघटित सांद्रता, विघटन की मात्रा, a माइनस x विघटन के पश्चात शेष मात्रा, विघटन के पश्चात शेष मात्रा, और टी क्या था, टाइम, समय था, जो उसके विघटन में लगा हुआ समय था वो था समय विघटन में लगा हुआ, विघटन में लगा समय, और के क्या था, वेग स्थिरांक। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो वेग स्थिरांक होता था तथा अर्धआयतकाल में संबंध, एक पॉइंट ये भी क्लियर किए थे, वेग स्थिरांक तथा अर्धआयतकाल में संबंध। तो इसके लिए हमने बताया था k इक्वल होता है 0.693 बटे t हाफ, ये डायरेक्ट फार्मूला निकल के आया था, इसका यूज भी होगा न्यूमेरिकल्स में। अब बात करते हैं अर्धआयतकाल क्या होता है। तो अर्धआयतकाल मतलब कि ऐसा समय, ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का या प्रारंभिक सांद्रता का आधा शेष रह जाता है, अर्धआयतकाल कहलाता है। मतलब कि उस पदार्थ का विघटन होता है और वो पदार्थ विघटित होने के बाद उस समय में आधा शेष बच जाता है, ऐसा जो पदार्थ की जो टाइम पीरियड होगा वो कहलाएगा अर्धआयतकाल। अब ऐसे पदार्थ कौन होते हैं, तो ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका सतह विघटन चालू रहता है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। तो अर्धआयतकाल उन्हीं का होता है, ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ जिनकी प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है जितने समय में, वो समय ही उसका अर्धआयतकाल कहलाता है। तो अर्धआयतकाल तथा वेग स्थिरांक में संबंध होता है k इक्वल 0.693 t हाफ। ये प्रथम कोट के लिए है और इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके कोर्स में, इसी से रिलेटेड है, बाकी ना तो द्वितीय कोट से है ना तो तृतीय कोट से है, ऐसा सिर्फ प्रथम कोट से है। इसके बाद आपको बताया गया था कोटि तथा आणविकता में अंतर। तो कोटि और आणविकता के अंतर के लिए हमने बताया था कि कोटि का मान क्या होता है, प्रायोगिक होता है, जबकि आणविकता का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा अंतर बताया था, कोटि का मान कभी भी आणविकता का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, जबकि कोटि का मान शून्य हो सकता है। आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि कोटि का मान पूर्ण तथा भिन्नात्मक दोनों हो सकता है। और लास्ट पॉइंट हमने बताया था कि आणविकता क्या होती है कि वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को हम आणविकता कहते हैं, जबकि कोटि क्या होती थी कि वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनके सांद्रण परिवर्तन से अपक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, अपक्रिया की कोटि कहलाती थी। तो अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इसके बाद न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स में बात करते हैं। फर्स्ट एक क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोट की अपक्रिया की अर्धआयु 5 मिनट है। एक प्रथम कोट की अपक्रिया है जिसकी अर्धआयु 5 मिनट है। तो इसके लिए वेग स्थिरांक की गणना करना है। तो प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक
प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए हमें वेग स्थिरांक, जो कि अर्धआयतकाल दिया है, इसलिए वेग स्थिरांक और अर्धआयतकाल में संबंध पता है कि इक्वल 0.693 अपॉन में टी हाफ, और टी हाफ मतलब अर्धआयतकाल, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 5 मिनट, तो 0.693 बटे 5, या इसे हम सॉल्व कर लेते हैं 0.693 बटे 10 बटे 2 करेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0.0693 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1386, ये हो जाएगा 0.1386, और प्रथम कोट की अवक्रिया है, इसके लिए इसके वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाएगा, समय इनवर्स, जो कि समय मिनट में दिया गया है, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स। तो ये था सवाल। इसमें सवाल में दिया गया था कि एक प्रथम कोट की अवक्रिया है जिसकी अर्धआयु 5 मिनट है, तो उस प्रथम कोट की अवक्रिया के लिए हमें वेग स्थिरांक निकाला था। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रथम कोट की अवक्रिया में वेग स्थिरांक तथा अर्धआयतकाल में संबंध। अभी हमने आपको बताया कि इक्वल क्या होता है 0.693 अपॉन में टी हाफ, टी हाफ की वैल्यू हमें दी गई थी 5 मिनट, तो 5 मिनट रख के यहाँ पे सॉल्व कर लिया गया, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, मात्रक क्या रखेंगे, तो प्रथम कोट की अवक्रिया के लिए हमने आपको बताया कि वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, समय इनवर्स, समय अगर सेकंड में दिया गया तो आंसर हो जाएगा सेकंड इनवर्स मात्रक में, अगर मिनट में दिया गया तो मात्रक क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स। बात करते हैं दूसरे सवाल की। एक सवाल दिया गया है कि एक प्रथम कोट की अवक्रिया का 30% विघटन में 40 मिनट लगे। एक प्रथम कोट की अवक्रिया के विघटन में 30% विघटन में 40 मिनट लगे, 30% विघटन में 40 मिनट लगे, तो इसके अर्धआयु समय ज्ञात करो। तो इसका अर्धआयतकाल का समय ज्ञात करना है, तो हम यहां से देखते हैं इसका टी हाफ निकालना है। तो टी हाफ निकालने के लिए हमें टी हाफ हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें के की वैल्यू पता होगी, क्योंकि हमें वेग स्थिरांक और टी हाफ में संबंध पता है। तो के की वैल्यू के लिए यहाँ पे हमें विघटन दिया गया है 30%, मतलब x का मान x 30% है। हमने बताया था a जो होगी प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभ में कोई भी पदार्थ होगा वो कितना होता है 100%, तो जब भी ये परसेंट में वैल्यू दी जाएगी तो हम 100% मानेंगे, अगर ये पूर्ण संख्या के रूप में दी जाएगी तो हम इसे 1 मानेंगे। जैसे भिन्नात्मक दी जाएगी 1/6 या 1/3 जो है विघटन हो जाता है उसका, तो वहां पे उसे हम क्या मानेंगे 1। a की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है, t विघटन में मिनट कितने लगे 40 मिनट, t इक्वल कितना हो गया 40 मिनट। अब यहां से k की वैल्यू निकालेंगे, k इक्वल होता है 2.303 अपॉन में t log a अपॉन a माइनस x बेस 10। यहां से k इक्वल 2.303 अपॉन में t की वैल्यू 40 log बेस 10, a की वैल्यू कितनी है, a 100 अपॉन में 100 माइनस 30। यहां से सॉल्व कर लेंगे तो k इक्वल आ जाएगा 2.303 अपॉन में 40 log बेस 10, ये हो जाएगा 10/7। k इक्वल 2.303 अपॉन में 40, ये हो जाएगा log 10 बेस 10 माइनस log 7। इनकी वैल्यू को हम घटा लेंगे तो आ जाएगा 2.303 अपॉन 40, ये आ जाएगा 0.1548, इसकी वैल्यू आएगी, आप रख के देख सकते हैं log 7 का मान 1.48 आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आएगा मान वो k का मान आ जाएगा, k की वैल्यू को हम ऐसे छोड़ लेते हैं। अब हमें निकालना क्या है, उसकी अर्धआयतकाल की गणना करना है। तो यहाँ से हम अर्धआयतकाल को देख सकते हैं, जो अर्धआयतकाल होगा वो t हाफ, तो k इक्वल होता है, चूंकि k इक्वल होता है 0.693 अपॉन में t हाफ। अब हमने k की वैल्यू यहाँ से पॉइंट कर रखी है, मतलब k का वैल्यू मान हमें पता चल गया है, तो यहाँ से t हाफ निकाल सकते हैं। t हाफ इक्वल हो जाएगा 0.693 अपॉन में k, या 0.693 अपॉन में k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू आई है 2.303 अपॉन में 40, 40 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 0.154। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये हट जाएगा, ये हो जाएगा 693 × 40 अपॉन 2303 × 0.1548। इसे कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आंसर आएगा, ये 3 टाइम्स में कट जाएगा 0.3 टाइम्स में, तो यह आ जाएगा
फिर से एक देख लेते हैं कि सवाल में दिया क्या गया था, क्या निकालना था हमें दिया गया था एक प्रथम कोट की अक्रिया है जिसके 30% विघटन में 40 मिनट लगते हैं। तो 30% से विघटित होने में 40 मिनट लगते हैं, तो ये हमें क्या दिया गया था, समय दिया गया था t की वैल्यू, और जितना विघटन में दिया जाएगा, जितना विघटित हो रहा है वो किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू हमें 30% दी गई थी, t की वैल्यू 40 मिनट दी गई थी। हमें a जो है प्रारंभिक मात्रा है, तो प्रारंभिक मात्रा हमेशा अगर परसेंट में दिया जाएगा तो 100 मानेंगे, और अगर पूर्ण संख्या के रूप में या भिन्नात्मक दिया जाएगा विघटन, तो हमें उसे क्या मान लेना है, 1 के रूप में मान लेना है। अब बात करते हैं यहाँ से हमें निकालना t हाफ है, तो t हाफ के लिए हमें k की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम k फाइंड करते हैं। तो k के लिए हमें फार्मूला पता है, प्रथम कोट की अक्रिया है, इसलिए इसके वेग स्थिरांक का फार्मूला होता है 2.303/t log a/a-x। 2.303, t की वैल्यू 40 थी, log a मतलब की वैल्यू जो प्रारंभिक मात्रा थी 100/100 30 कर दिए। इसे सॉल्व कर लिया, k की वैल्यू कुछ आ गई। अब इस k का मान प्राप्त होने के बाद हमें t हाफ निकालना है। तो हमें हरदायक बात बता, वेग स्थिरांक में संबंध होता है k = 0.693/t हाफ, या t हाफ को लिख सकते हैं 0.693/k। k की जो वैल्यू है उसे पुट अप कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा नेक्स्ट वीडियो पे।